हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। और कल के लेक्चर में जैसा कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील किए थे, कुछ प्रश्न को जाने थे। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, सब छोटा छोटा क्वेश्चन था और कुछ टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके थे पहले। तो आज हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है और पढ़ लेंगे उसके बारे में, और थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। क्या है? अवतल तथा उत्तल में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये है बच्चों आज हमारा टॉपिक। क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। तो बताइए कि जितना भी चीज अभी तक मैंने आपको बताया है, क्या उस सब चीजों से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा ना। तो जितना भी मैंने आपको पॉइंट बताया है अवतल दर्पण के बारे में या उत्तल दर्पण के बारे में, उससे आप लोग जो है इसको अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक तो हो जाएगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्या क्या पॉइंट होगा, छोटे छोटे पॉइंट के रूप में कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए, चलिए उसको जानते हैं। ठीक, पहला पॉइंट में क्या होगा कि अवतल दर्पण को हम कैसा रहता है, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। ठीक है, क्या कैसा रहता है? परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। किसका? अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। उभरा हुआ रहता है। क्या उभरा हुआ रहता है भाई? तो परावर्तक सतह धंसा रहता है और इसमें उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। ये हमारा पहला। ठीक, कैसे? तो देखिए ये चीज को हम लोग बताए थे। ये हो गया उत्तल और ये हो गया कलई किया हुआ और ये हो गया इसका परावर्तक सतह बाईं, और ये हो गया उत्तल, सॉरी अवतल और ये उत्तल। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया बात को। अब चलते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या कहता है, सॉरी दूसरा पॉइंट। ये देखिए कि इसमें एक और अंतर क्या होता है। एक और चीज मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनता है। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। यहां पर भी यही दूसरा पॉइंट में लिखेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों? उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा? तो सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इतना तक हम लोग जाने थे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी दोनों बनता है और उत्तल दर्पण में केवल दो प्रतिबिंब बनता है, और वो भी कैसा? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और क्या हम समझाए थे कि जब वास्तविक बनेगा तो तीसरा पॉइंट हमारा उसी से हो जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। सीधा कब बनेगा? जब आभासी रहेगा, और उल्टा कब बनेगा? जब वास्तविक रहेगा। अर्थात प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा दोनों बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में आभासी ही बनता है प्रतिबिंब, इसीलिए हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ये मैं एक एक पॉइंट से लिख रहा हूँ, इसको डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि समझ रहे होंगे आप लोग। आई होप सारी चीज को ध्यान से सुनिएगा तो समझ लीजिएगा। चौथा जो पॉइंट है ये हमारा, ये क्या कहता है उसको देखिए। ये हमारा पॉइंट कहता है कि इसका जो रेडियस होता है और फोकस दूरी होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक, यानी निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज का होता है। ये बात नया है। इसको मैं अगले लेक्चर में चिन्ह परिपाटी नियम में बताऊंगा कि ये कैसे ये दोनों जो है ऋणात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी नियम, साइन कन्वेंशन रूल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है चौथा नंबर, यहाँ 4 हो गया, इसको 3 कर दीजिए।
चौथा नंबर, इसमें जो रेडियस है और फोकसांतर है, फोकसांतर मतलब फोकस दूरी, मैंने बताया था फोकस दूरी जो है वो कैसा रहेगा बच्चों, तो धनात्मक रहेगा। ठीक, धनात्मक क्यों रहेगा ये हमको बताएंगे, आपको हम कब चिन्ह परिपाटी नियम पढ़ाएंगे तब। अब हम लोग चलते हैं पांचवा नंबर पॉइंट। पांचवा नंबर पॉइंट क्या कहता है इसको देखते हैं। अब जो है अवतल दर्पण में एक चीज हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है तथा वस्तु से बराबर भी बनता है। यानी कि बच्चों तीनों केस इसमें हो सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग जाने थे। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये हम लोग जाने थे कब, जब पिछला लेक्चर से पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब बनाने के लिए, तब याद होगा एक चार्ट आप लोग को बताए थे अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए चार्ट बताया था। उस चार्ट में इस चीज को कवर किया था हमने कि प्रतिबिंब बराबर कब बनेगा, प्रतिबिंब छोटा कब बनेगा और प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा, और इसमें प्रतिबिंब छोटा कब बनेगा, इसको मैंने डील किया था। अगला पॉइंट हमारा जो है वो चलते हैं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए, वास्तविक कब बनता है, जब दर्पण के बाईं ओर रहे। तो एक चीज आप लोग नोट कर रहे हैं, ये जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये क्या है, सॉरी टेढ़ा हो गया, ये क्या है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे मुख्य फोकस है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C है। तो देख रहे हैं कि ये जो वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस है वो बाईं ओर है, यानी परावर्तक सतह की ओर है। यानी कि इसका जो सेंटर है और मुख्य फोकस F है वो कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया ये बात, नहीं आया फिर से देखिए। जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के बाईं ओर यानी परावर्तक सतह की ओर मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र है। तो हम लोग जानते हैं कि जब परावर्तक सतह की ओर कोई भी चीज रहेगा, चाहे वो प्रतिबिंब रहे या कुछ भी, तो वो वास्तविक बनता है, यानी उसको पर्दा पे उतारा जा सकता है। तो हम लोग क्या केंद्र को पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं? क्यों नहीं उतार सकते हैं? क्योंकि ये परावर्तक सतह की ओर है, ना कि दर्पण के पीछे है। तो इसका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। लेकिन वहीं उत्तल दर्पण में आप लोग बताइए खुद से कैसा रहेगा। यहाँ देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया कलाई किया हुआ, और इसका मुख्य फोकस और सेंटर किधर है, तो यहाँ है मुख्य फोकस, यहाँ है सेंटर, यहाँ है पोल। तो देखिए दर्पण के पीछे है इसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस इसमें C और F, यानी सेंटर और फोकस इसमें कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। क्लियर हो गया बात यहाँ तक, कोई डाउट है? क्यों रहेगा ये बता दिए क्यों रहेगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट नंबर 7 में क्या, एक और चीज आप लोग को बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बिंदु से सारी किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं अभिसारी दर्पण पे। इसको हम डिटेल में बताए थे, नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक। और जो कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हैं वो तो समझ गए होंगे। और इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसको अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण। यहां तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप लोग। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये मैंने एक एक लाइन में लिख दिया है, लेकिन आप लोग डिटेल से लिखेंगे कि आभासी क्या, तो प्रतिबिंब आभासी रहता है, सीधा रहता है प्रतिबिंब। R और F क्या, तो रेडियस और फोकसांतर यानी फोकस दूरी। ये सब क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अंतर को हम लोग समझ लें।
अब जो हमारा आज का आगे का टॉपिक है वो है अवतल दर्पण का उपयोग, और लिख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक, तो उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का जो है हम लोग उपयोग जानेंगे। तो पहला नंबर का उपयोग क्या है ये सिंपल सा आपको बता देते हैं। आप लोग सभी लोग नाई के दुकान पे गए होंगे, नाई के दुकान में इसका उपयोग होता है। नाई के दुकान में इसी दर्पण का यूज होता है, किसका? अवतल दर्पण का यूज होता है। दूसरा यूज जो है इसका गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट समझते हैं आप लोग? अग्रदीप, एकदम शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए। अग्रदीप मतलब आगवा में जो लाइट रहता है, समझ रहे हैं ना? हेडलाइट जिसको कहते हैं, हाँ वही वाला हेडलाइट, उसमें जो है अवतल दर्पण लगाया जाता है। तीसरा नंबर जो हमारा यूज है वो यूज है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में काहे के लिए? तो प्रयोगशाला में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रयोगशाला में बड़ा प्रतिबिंब के लिए इसका यूज किया जाता है। और तीसरा चौथा जो है वो सोलर कुकर में इसका यूज किया जाता है। सोलर कुकर में, अब कुकर में क्या होगा? तो खाना ही ना पकेगा, खाना पकाने के लिए। देखिए खाना भी पका रहा है, गाड़ी में हेडलाइट में भी लग रहा है, नाई की दुकान में भी लग रहा है, प्रयोगशाला में बड़ा प्रतिबिंब भी बना रहा है। पांचवा नंबर और क्या है? अब जो है प्रकाश को कहीं पे अभिसरित करना है, अभिसरित यानी फैलाना है, तो उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और जो डॉक्टर भी प्रयोग करता है। कौन डॉक्टर? तो जो दांत वक्त देखता है, मुंह के अंदर देखता है, और जो गला की जांच करता है, वो डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो यहाँ हम लोग 6 को यूज पढ़ लिए किसका? अवतल दर्पण का। और हम लोग इसका अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का। यहाँ समझ गया ना? नाई की दुकान में भी यूज होता है, क्यों? बड़ा दिखने के लिए, गाड़ी के हेडलाइट में प्रकाश फैलने के लिए, प्रयोगशाला में प्रतिबिंब बनने के लिए, सोलर कुकर में प्रकाश अभिसरित होकर एक जगह पे आने के लिए, और प्रकाश अभिसरित अगर कहीं पे करना है तो उसके लिए। और डॉक्टर दांत, मुंह, कान के अंदर देखेगा तो सब छोटा छोटा दिखाई देता है ना, तो अगर इससे देखेगा तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा और उसको चेक करने में आसानी होगा। तो पहला अब उत्तल दर्पण में देखते हैं कि पहला उपयोग क्या है। इसका जो उपयोग है वो गाड़ी में साइड मिरर समझते हैं? अरे पश्च दर्पण, हिंदी में समझिए, पश्च दर्पण, समझ गए? पश्च दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा का जो है सबसे आसान प्रयोगशाला में, क्यों? छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको काहे करते हैं सर? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में भैया सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब उत्तल दर्पण में कहीं पे भी वस्तु को रखिए, आगे रखिए, पीछे रखिए, उसमें प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। इसीलिए प्रयोगशाला में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और तीसरा नंबर हमारा उपयोग, जो स्ट्रीट लाइट आप लोग देखे हैं, स्ट्रीट लाइट जो कि गली में लगल रहता है। आप लोग अगर गांव में गली होगा, कहीं पे शहर में गली होगा, तो उस गली में जो है इसे स्ट्रीट लाइट लगल रहता है ना, इसे स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक, इतना तक समझ गए? इसमें 3 ही यूज होता है, और भी यूज होता होगा, लेकिन आप लोग के लिए 3 काफी है। ये आप 6 आप लोग के लिए काफी है। तो अगर उपयोग पूछ देगा तो ये हमको लिख देना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए।
चलिए हो गया। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, आगे हम लोग जानेंगे क्या अगला लेक्चर में है, तो देख लीजिए। जो आर होता है रेडियस और फोकसांतर होता है, उसके बीच संबंध बताए थे। क्या बताए थे कि F बराबर R बटा में 2 या R बराबर में 2F, ये चीज बताए थे ना। तो हम बोले थे कि इसको बताएंगे डिटेल में। तो अगला लेक्चर में हम लोग डिटेल में इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे ही होता है आखिर। ठीक, इस चीज को हम लोग सिद्ध किया जाएगा और बढ़िया से प्रूफ मिल जाएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।